हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजार्ड एकेडमी पर। मैं रमेश यादव पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण शीर्षक भारत की नदियों के बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं। और मुझे पता है आप लोगों को इस शीर्षक का बेहद बेसब्री से इंतज़ार था, और आपका इंतज़ार भी लाजमी इसलिए है क्योंकि ऐसा शीर्षक है जहां से सामान्यतः हर किसी एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर आपसे 1 अथवा 2 नंबर के प्रश्न पूछ लेता है। वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, लेकिन इस शीर्षक से आपको 1 अथवा 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम आपसे भारत की नदियों के संबंध में बातचीत करने वाले हैं, और इस वाले शीर्षक से कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हम उन सब के संबंध में आपसे विस्तार से बातचीत करते हैं। तो चलिए अविलंब इस क्लास की शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, इसमें चूंकि हम भारत के नदियों के संबंध में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, और एक शब्द ये जो नदी है, आखिरकार नदी कहते किसे हैं? तो ध्यान दें, बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहते हैं। वापस सुने, हमने कहा बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहते हैं। और ये नदी से, हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपका जो एग्जामिनर है आपसे नदी की परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछेगा, पर मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, इसलिए हम आपसे बात कर रहे थे कि बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहते हैं। नदी और नहर, इन दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा अंतर है। हमने कहा बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहते हैं, और वही प्राकृतिक की जगह आप एक शब्द मानव निर्मित कर दें, यानी बहते हुए जल की मानव निर्मित धारा को, तो फिर परिभाषा नहर की हो जाएगी, अर्थात बहते हुए जल की मानव निर्मित धारा को नहर कहते हैं। खैर, आइए हम भारत की नदियां इस शीर्षक के बारे में आपसे विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक चीज़ और भी आप जान लेंगे कि अगर किसी नदी के बाएं अथवा दाएं किनारे के बारे में चूंकि बातचीत की जाए, तो ध्यान देंगे, सपोज दैट ये कोई नदी इस तरह से इस दिशा में बह रही है, और नदी जिस दिशा में उसका जल प्रवाहित हो रहा है उधर सामने की ओर मुंह करके आप खड़े होंगे, तो आपका जो हाथ बायां होगा वो उस नदी का किनारा बायां होगा, और जो हाथ दाहिना होगा आपका वो उस नदी का किनारा दाहिना होगा। अर्थात आप इमेजिन करें, ये कोई नदी इस दिशा में बह रही है, और आप इसके ठीक किसी भी बैंक पर, किसी भी किनारे पर यहाँ कुछ इस तरह से खड़े हुए हैं। तो इस तरह से खड़े होने के उपरांत आप पाएंगे कि इस तरफ जो आपका हाथ होगा वो बायां होगा, और वहीं नीचे की ओर यानी इस तरफ जो आपका हाथ होगा वो दाहिना होगा, दायां वाला होगा। तो हमने कहा निश्चित है कि ये जो रिवर है, इसका ये जो ऊपर वाला जो बैंक है, जो किनारा है, वो लेफ्ट बैंक होगा, बायां किनारा होगा। और अगर ये दक्षिण दिशा की बात करें या नीचे की ओर की बात करें, तो चूंकि आपका ये राइट हैंड होगा इस तरफ, तो डेफिनेटली ये जो रिवर है, ये जो नदी है, इसका राइट बैंक होगा, यानी दाहिना किनारा होगा। आई थिंक ये चीज़ आप समझे होंगे। ये बिल्कुल छोटी सी बात है, और उम्मीद है आप में से अधिकांश लोगों को पता भी होगी, पर मुझे लगा इसे भी आपको बता देना चाहिए। खैर, आइए अब सीधे सीधे बात करते हैं मुद्दे की, भारत की नदियों के बारे में। तो ध्यान दें, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि भारत नदियों का ही देश है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग कुल छोटी बड़ी नदियों को मिला दिया जाए तो 4000 प्लस, यानी 4000 से भी अधिक नदियां बहती हैं। और आप अगर बात करें 4000 से अधिक नदियों को पढ़ने के संबंध में, तो इनको पढ़ना इतना आसान नहीं हो सकता। और खैर, एक बात और भी है कि जो आपका एग्जामिनर है इन 4000 नदियों से आपसे नहीं पूछता। ऐसा इसलिए कि इन 4000 नदियों में छोटी बड़ी समस्त नदियां शामिल हैं, और कई बार तो आपको पता होगा, आप जहां कहीं भी रह रहे हैं उसके 2, 4, 10, 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द भी ऐसी छोटी छोटी क्षेत्रीय नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनका अधिकांश का या तो आपने नाम सुना नहीं होगा, और अगर आपने नाम सुना भी होगा
तो आपको पता नहीं होगा कि वो नदी कहाँ से निकल करके और कहाँ तक जाती है। तो हम उन क्षेत्रीय नदियों के बारे में आपसे यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे। हम इन 4000 नदियों में सिर्फ उन नदियों की बात करेंगे जिनका जो संबंध है वो आपकी परीक्षाओं को लेकर के। तो आइए अविलंब हम शुरुआत करते हैं भारत की नदियों को। ध्यान दें, अब तक के जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने संपूर्ण भारत की नदी को मोटे तौर पर 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। और बातचीत करें तो हमने कहा भारत की संपूर्ण नदी को अब तक के भूगोलवेत्ताओं ने 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है, मोटे तौर पर 2 प्रमुख भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहला जो होगा ये हिमालयी नदियाँ, भारत की नदियों का ये पहला भाग होगा हिमालयी नदियाँ, और दूसरा होगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ अर्थात वह सारी नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय पर्वत से या हिमालयी क्षेत्र से या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से हुआ है, उन समस्त नदियों को हिमालयी नदियाँ के अंतर्गत रखते हैं। और वह सारी की सारी नदियाँ जिनका उद्गम दक्षिण भारत से या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से हुआ है, उन समस्त नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत रखेंगे। तो ये हमने कहा कि अब तक के भूगोलवेत्ताओं ने समस्त भारत की नदियों को मोटे तौर पर 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। आपने देखा हिमालयी नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ध्यान दें कि हिमालय के क्षेत्र से भी इतनी सारी नदियाँ हैं जिनको अगर देखा जाए तो आपको पढ़ने में बेहद असुविधा होगी। यानी अगर आप पश्चिम से पूर्व अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो इतनी सारी नदियां हैं कि जिनको अगर एक एक करके आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसलिए हमारे भूगोलवेत्ताओं ने हिमालयी नदियों को अध्ययन की सुगमता के लिए पुनः 3 प्रमुख तंत्रों में विभक्त कर दिया है। और आइए देखते हैं इन तीनों तंत्रों के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहला वाला तंत्र होगा सिंधु तंत्र, यानी सिंधु और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उन सभी को इस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु तंत्र के बाद आपने पढ़ा होगा गंगा तंत्र, ये भी हिमालयी नदियों के अंतर्गत ही आएंगे। और गंगा तंत्र के बाद आपने पढ़ा होगा ये रही ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, इन तीनों तंत्रों की नदियाँ ये हिमालयी नदियों का हिस्सा हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, क्योंकि हिमालयी नदियों को 3 प्रमुख तंत्रों में वर्गीकृत किया गया, ठीक उसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इन्हें अध्ययन की सुगमता के लिए 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन ध्यान देंगे आप कि प्रायद्वीपीय नदियों को उनके संगम अथवा मुहाना बनाने के आधार पर 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। आपको पता होगा दक्षिण भारत के दोनों किनारे, पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अलग अलग वाटर बॉडी का विस्तार है। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर का विस्तार है। और इन प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसलिए हमने कहा संगम अथवा मुहाना बनाने के आधार पर समस्त प्रायद्वीपीय नदियों को पुनः 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। इसमें पहले की हम आपसे बात करें तो पहला होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी वह सारी नदियाँ जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, अरब सागर में अपना संगम अथवा मुहाना बनाती हैं। और दूसरा होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अर्थात वह सारी नदियाँ जो कि डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट वे में, यानी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम संपूर्ण भारत की नदियों का इतने प्रमुख
ये जो मेजर पार्ट हैं, इतने प्रमुख जो भाग हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पहला हिमालयी नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों को भी अध्ययन की सुगमता के लिए पुनः 3 तंत्रों में विभक्त किया गया। पहला सिंधु तंत्र, दूसरा गंगा तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों को हमने कहा अध्ययन की सुगमता के लिए पुनः 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले आपसे बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले तंत्र की। सबसे खास बात, हम हिमालयी नदियों की बात करेंगे और हिमालयी नदियों में भी पहला जो आपका तंत्र होगा वो सिंधु तंत्र होगा। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसे इरेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें आप बीच बीच में इसे फिर से देखते चलेंगे। ध्यान दें, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं सिंधु तंत्र के बारे में। तो प्रत्येक तंत्र की जो प्रमुख नदी है, जिस तंत्र का नाम जिस नदी के आधार पर रखा गया है, वही नदी उस तंत्र की प्रमुख नदी होगी। अब हम चूँकि भारत की नदियों में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं सिंधु तंत्र के बारे में, भारत की नदियों में भी हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं इस सिंधु तंत्र के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि सिंधु तंत्र के अंतर्गत आप सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। और इस तंत्र की तो प्रमुख नदी सिंधु हो गई, लेकिन सिंधु की सहायक नदियाँ आपने पढ़ा होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये मेजर ट्रिब्यूटरी हैं जो कि सिंधु नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। और चूंकि अगर ये 5 बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं, तो कुछ नदियाँ ऐसी भी होंगी जो सिंधु में दाहिने किनारे से मिलने वाली होंगी। तो उसमें आपने पढ़ा होगा श्योक, नुब्रा, ये सब नदियों के नाम हैं। काबुल, कुर्रम, गिलगित, इन तमाम सारी नदियों के बारे में, जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, किंतु ये सिंधु में दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। हम इन सभी नदियों के बारे में आपसे आज की इस क्लास में विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हम आपको इस एक बात का विश्वास दिलाते हैं, विश्वास नहीं, ये हमारा दावा है इस बात का, कि अधिकांश स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नदियों वाला जो शीर्षक है पूरे भूगोल में सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आज के बाद आप जिंदगी में इस बात को नहीं कह सकते कि ये भारत की नदियों वाला जो शीर्षक है ये संपूर्ण भूगोल में बेहद कठिन है। ये बिल्कुल आपको जितना आप कठिन समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये आपको आसान लगने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा आपको सरल लगने वाला है, बशर्ते आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर ये आज की क्लास पसंद आए तो आप वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खैर, चलिए हम बातचीत करते हैं सिंधु तंत्र के बारे में। और प्रारंभ में हमने आपसे कहा होगा कि हम संपूर्ण भूगोल का अध्ययन आपको विद मैप, मानचित्र के माध्यम से कराएंगे। तो चलिए, हम चूँकि नदियों की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हम एक मानचित्र तैयार करेंगे। और मानचित्र में भी हम भारतीय मानचित्र का सिर्फ वही हिस्सा निर्मित करेंगे जो आज के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा। आइए देखते हैं, ये भारतीय मानचित्र का जो उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र होगा, सिर्फ चूँकि उसी अकेले का रोल होगा तो इसलिए हम सिर्फ आज की क्लास में बस उतने मानचित्र को बनाएंगे। देखिएगा, सपोज दैट ये जम्मू कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र ये इस तरह से, और ये पीओके वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ से फिर आप आएंगे इस तरह से, आप देख पा रहे हैं ये अक्साई चीन, और अक्साई चीन के बाद में ये वाला कुछ क्षेत्र होगा, और यहाँ से वापस इस तरह से ये हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से फिर ये उत्तराखंड होते हुए ये नेपाल वाला क्षेत्र। खैर, हमने कहा चूँकि आज की क्लास में सिर्फ इतने ही मानचित्र की उपयोगिता है, इसलिए हमने इसे बनाने का प्रयास किया है। आप समझने पर अधिक बल देंगे।
देखेंगे सिंधु तंत्र में हमने कहा सिंधु और उसकी अन्य जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं। एक एक करके हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस तंत्र की जो मुख्य नदी है उसके बारे में आइए देखते हैं। साथियों, जब भी हमने आपको भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बताया होगा तो वहाँ पर हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस हिमालय के बारे में आपसे बातचीत की होगी। अगर जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप इसके पहले वाली वीडियो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में हमने बताया होगा आपको कि यहाँ पर इस तरह से 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम के दक्षिण में यहाँ पर हमने आपको बताया होगा इस तरह से एक और भी पर्वत श्रेणी है और इसका नाम लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से आपको बताया होगा यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम जास्कर है। तो इसे हमने कहा ये कौन सी पर्वत श्रेणी भाई, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी रही। और लद्दाख के बाद इससे हमने नाम दिया ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। अब देखिएगा इसी जास्कर श्रेणी का ये जो चीन अथवा तिब्बत में विस्तार है उसे कैलाश श्रेणी की संज्ञा देते हैं। और इसी कैलाश श्रेणी पर ही तिब्बत वाले क्षेत्र में एक झील है और उसका आपने नाम सुना होगा मानसरोवर झील। आइए देखते हैं, ये कुछ इस आकृति की, यहाँ पर ये इस तरह से एक झील है, मानसरोवर झील। इस झील का नाम है, हमने कहा ये होगी मानसरोवर झील। अब देखेंगे इस मानसरोवर झील का हिस्सा है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर अर्थात ये बर्फ़ की चट्टान है। और इसी मानसरोवर झील में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से बोखरचू स्पेशली स्थान का नाम होगा, वहाँ से एक नदी उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए निकलती है, ये कुछ इस तरह से। और ये नदी फाइनली यहाँ पहुँचती है और यहाँ पहुँचने के उपरांत ये इस तरह से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी इस लद्दाख श्रेणी को काटते हुए दक्षिण की दिशा में आकर के लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच बहते हुए आगे पाक अधिकृत कश्मीर पहुंच जाती है। पाक अधिकृत कश्मीर पहुंचने के उपरांत यहाँ से ये इस तरह से ये अचानक दक्षिण की दिशा में मुड़ करके और यहाँ से फिर इस तरह से पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। और यही नदी आगे पाकिस्तान में बहते हुए ये इस तरह से कराची के पूरब पहुँचती है। और कराची के पूरब पहुँचने के बाद ये कुछ इस तरह के डेल्टाई संरचना बनाते हुए, डेल्टा के आकार के संरचना बनाते हुए अब ये जो नदी है ये अरब सागर में समा जाती है। यानी ये जो नदी है इस तरह से अरब सागर में विलीन हो जाती है, अपना मुहाना बना लेती है। तो दोस्तों यही वो नदी है जिस तंत्र की हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। अर्थात ये कौन सी नदी रही, तो ये कौन सी नदी रही भाई, ये सिंधु नदी है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कौन से झील से होता है, मानसरोवर झील से। कौन से ग्लेशियर से होता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। स्पेशली हमने कहा अगर स्थान की बात करें कि ये चूँकि ग्लेशियर बहुत बड़ा है, अगर उस पार्टिकुलर स्थान की आपसे बातचीत की जाए जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है तो उस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में उस स्थान का नाम बोखरचू होगा। ध्यान दें, बोखरचू ये पार्टिकुलर उस स्थान का नाम है जहाँ से ये सिंधु नदी निकली है। यानी ये वाला जो क्षेत्र होगा ये बोखरचू होगा। और इस तरह से बोखरचू चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि मानसरोवर झील का हिस्सा है, यहाँ से नदी निकल करके ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ से दो खास चीज़ें कि आखिरकार इस वाले पॉइंट का क्या नाम होगा, यानी जहाँ से ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही है। एक तो उस स्थान का नाम आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, और दूसरी बात यानी जहाँ से ये सिंधु नदी भारत में इंटर करती है, और दूसरी बात जहाँ से सिंधु नदी भारत से एग्जिट करती है। यानी
जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और जहाँ से सिंधु नदी का भारत से निकास होता है, इन दोनों स्थानों का आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो ध्यान दें कि ये राज्य तो जम्मू कश्मीर ही है, और आपने शायद नाम सुना होगा, इस स्थान का नाम दम चौक है, जो कि जम्मू कश्मीर का ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दम चौक के बाद इस स्थान का नाम चिल्लास, इस स्थान का नाम चिल्लास है, जहाँ से सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान प्रवेश करती है। अर्थात सिंधु नदी मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू से निकलकर बहते हुए दम चौक से भारत में प्रवेश करती है, और इस तरह से लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटते हुए या लद्दाख श्रृंखला को काटते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ करके लद्दाख और जास्कर, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य बहते हुए पाक अधिकृत कश्मीर प्रवेश कर जाती है। और पाक अधिकृत कश्मीर प्रवेश करने के उपरांत चिल्लास नामक स्थान से सिंधु नदी कहाँ पर प्रवेश कर जाती है भाई? तो ये कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। तो इस तरह से आपने देखा चिल्लास नामक स्थान से ये जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आइए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, ये हम जो बात कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर की, तो पाक अधिकृत कश्मीर की संरचना कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर की संरचना है, आप शायद देख पा रहे होंगे। तो ये POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह भूभाग जिसे पाकिस्तान ने 1947 में जबरन यानी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तो हम इस सिंधु नदी के बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से होता है, और ये सिंधु नदी दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में या कौन से दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, तो आप देख पा रहे हैं एक का नाम लद्दाख और दूसरे का नाम जास्कर श्रेणी है। यानी सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो लद्दाख और जास्कर इन दोनों श्रेणियों के मध्य में है। एक चीज़ और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो सिंधु नदी है इसने लद्दाख श्रेणी को कट किया है, यानी काटा हुआ है। तो ध्यान दें, ये ट्रांस हिमालय में एक स्थान का नाम डुंगाती अगर आपने पढ़ा होगा, तो ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में डुंगाती नामक स्थान पर यह सिंधु नदी इस लद्दाख श्रृंखला को काट करके लद्दाख श्रृंखला के दक्षिण में प्रवेश करती है, और इस तरह से ये लद्दाख और जास्कर इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहते हुए POK पहुँच करके पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। ये हम बात कर रहे थे सिंधु तंत्र की प्रमुख नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो इसके उद्गम से लेकर के मुहाने तक आपने देखा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सिंधु नदी के बारे में। और एक चीज़ और भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो सिंधु नदी है इस नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर की है, यानी 2880 2880 किलोमीटर ये इस सिंधु नदी की लंबाई है। लेकिन ये 2880 किलोमीटर इस सिंधु नदी की कुल लंबाई है। और आपको पता है सिंधु नदी का विस्तार कुल कितने देशों में? तो भाई ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, यूँ कह सकते हैं आप चाइना वाला क्षेत्र है। तो ये चाइना तो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल करके भारत में बहते हुए पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। अर्थात ये जो सिंधु नदी है इसका प्रवाह कुल 3 देशों में है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। और यहाँ से एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का कुल विस्तार या सिंधु नदी का कुल बहाव भारत में कितने किलोमीटर का है? तो आप ध्यान दें, हमने कहा ये 2880 किलोमीटर ये सिंधु नदी की कुल लंबाई है। सिंधु नदी की हमने कहा ओवरऑल टोटल लंबाई है, ये कुल लंबाई है। लेकिन अगर चूँकि भारत के बारे में बात करें तो 1114 यानी 1114 किलोमीटर ये इस सिंधु नदी की लंबाई भारत की है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है, जबकि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर की है। और
सिंधु नदी का विस्तार तिब्बत, भारत और पाकिस्तान समेत ये 3 देशों में है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। इसके अगली वाली क्लास में हम आपसे बातचीत करेंगे सिंधु की जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनके बारे में। और उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये 5 जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ये सिंधु में ये लेफ़्ट साइड से मिलने वाली उनकी ट्रिब्यूटरी होंगी। उसके बाद हम सिंधु में राइट साइड से मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में फ़िलहाल बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।